वेलकम स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था वो आपको समझ में आया होगा। आज हम ट्रांसफार्मर के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू इस तरह से आपको याद हो कि हमने जो लास्ट टाइम रिलेशन फाइंड आउट किया था वो था हमारे पास ES/EP इज इक्वल टू NS/NP। मतलब जहाँ पर हमने लास्ट में रिजल्ट छोड़ा था कि ES क्या है, दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज जो डेवलप हो रही है कहाँ, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस। और EP क्या है, दैट इज प्राइमरी वोल्टेज। आप इसको ES को VS भी लिख सकते हैं और EP को VP भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे जो प्राइमरी वोल्टेज है, प्राइमरी जो EMF है प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस वो अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल है। ये मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था। और जो सेकेंडरी वोल्टेज है सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस इसको हम VS भी लिख सकते हैं, वो VS के इक्वल होगा। क्लियर। अब इस रिलेशन के बाद एक मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, प्लीज़ मैं आइडियल से और रियल पे दोनों पे आऊँगा। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो उसके केस में ध्यान से देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आइडियल ट्रांसफार्मर का यहाँ क्या मतलब है। यहाँ मीनिंग है बच्चों कि जितना आपने इनपुट पावर जो है दिया है और आउटपुट के क्रॉस उतना ही पावर जनरेट हो रहा है। मतलब आप सोचिएगा कि आइडियल केस में क्या होता है कि जितना आपने एनर्जी दिया, जितना आपने इनपुट पावर अप्लाई किया उतना ही आपको आउटपुट पावर मिला आउटपुट में। रियल क्लियर आई थिंक। तो ऐसे में क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी है आइडियल ट्रांसफार्मर की वो 100% है, 100% एफिशिएंसी। तो अगर उस केस में हम ये कहें कि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा तो क्या रिलेशन हमारे सामने आएगा। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर there is no energy loss, as there is no energy loss, so input power is equal to output power। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। और इनपुट पावर क्या है, VPIP। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस मतलब AB प्राइमरी कॉइल है, CD सेकेंडरी कॉइल है, उसके अक्रॉस VS इक्वल टू IS। क्लियर। तो यहाँ से VS/VP क्या निकल के आएगा, VS/VP इज इक्वल टू IP/IS। ठीक है, एक ही समझ रहे ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर जो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर रियल लाइफ में हम लोग जो देखते हैं वो 100% एफिशिएंट नहीं होते, वो 95% तक मैक्सिमम एफिशिएंट हो सकते हैं। मतलब 5% जो है एनर्जी का लॉस हीट की फॉर्म में, मैं आपको बताऊंगा एनर्जी लॉस किस किस फॉर्म में होते हैं एक्चुअली जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में। तो वहाँ पे जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो किस तरह से वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। क्लियर, कौन कौन से उसके फैक्टर हैं। पर अभी फिलहाल आइडियल केस में अगर हम देखें तो हमारे सामने ये रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट 2। और अगर हम दोनों को कंपेयर करें बाय 1 एंड 2 तो क्या रिलेशन हमारे सामने आएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। बाय 1 एंड 2 वी हैव VS/VP is equal to NS/NP is equal to IP/IS। क्लियर। प्लीज अब ध्यान से देखिएगा।
तो ये रिलेशन हमारे सामने आ गया। ठीक है, अब हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज टू द प्राइमरी इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। सिमिलरली रेशियो ऑफ द करंट इन प्राइमरी कॉइल डिवाइडेड टू द रेशियो टू द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने है। ठीक है, कहने को मैं आपको ये कह सकता हूँ, मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज आपको याद हो जब ट्रांसफार्मर के टाइप्स मैंने बताए थे, सेकेंडरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उसकी कंस्ट्रक्शन में भी कुछ डिफरेंस होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन में कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो वो डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं स्टेप अप की बात करता हूँ, किसकी बात करने जा रहा हूँ? फोर स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ मैं स्टेप अप के बारे में लिखूंगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ हम लिखेंगे नंबर 1, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चलिए आइए समझते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ, हमें मालूम है, क्या मालूम है, स्टेप अप का मतलब क्या होता है? वोल्टेज को अप करना। आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होती है, इनपुट वोल्टेज कम होती है, मतलब कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में हमें कन्वर्ट करना है। और ऐसे में करंट कैसा होता है? करंट कैसे होता है? करंट कम होता है, ज़्यादा करंट होता है इनपुट में, तो कम करंट मिलता है आपको आउटपुट में। बोला था ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब। जो थ्योरेटिकल बोला था उसके ऊपर आइए, उसको उसका जो मैथमेटिकल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी आपके सामने, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये स्टेप अप है और कैसे ये स्टेप डाउन है। तो चलिए आइए देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है। एज Vs ग्रेटर देन Vp, तो अगर हम इस रिलेशन से देखें, देखिए मैं रिलेशन क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले ये 3 इक्वलिटी है ना, तो पहले इन दोनों को इक्वल रखेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल रखेंगे। ठीक है, किन दोनों को? वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, सॉरी नोट करंट दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स, और फिर करंट का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि वोल्टेज और करंट के बारे में हमें मालूम हो जाए। तो फॉर एज Vs ग्रेटर देन Vp also Vs is equal to Ns by Np multiply Vp। ठीक है, Ns डिवाइड बाई Np मल्टीप्लाई Vp। तो ये कहता है कि स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज जो होता है, सेकेंडरी वोल्टेज वो प्राइमरी मतलब इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो रेशियो है ये इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, किसमें? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। आप इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हो। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने वोल्टेज के बारे में कहा, मुझे अगर मुझे ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट में चाहिए तो स्वाभाविक है कि मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा होने चाहिए प्राइमरी से, तभी ये रेशो Vs ग्रेटर देन Vp आएगा। इसको आप रिवर्स भी पढ़ सकते हो। कई सोच रहे होंगे सर आपने पहले वोल्टेज लिख दिया, नंबर ऑफ टर्न्स बाद में बताया। नंबर ऑफ टर्न्स पहले मालूम हो तो आप वोल्टेज बता सकते हो। ठीक है, दोनों बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली प्राइमरी कॉइल के। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों। एंड अगर अपन करंट की बात करें, किसकी बात करें? करंट की। तो करंट क्या आएगा? आई पी बाय आई एस इक्वल टू किसके हैं? किसके हैं? एन एस बाय एन पी, और एन एस बाय एन पी ग्रेटर देन 1 है। एन एस बाय एन पी ग्रेटर देन 1 है, यहाँ से पता लगा आपको।
तो ऐसे में बताइए IP ग्रेटर देन IS होगा ना, IP ग्रेटर देन IS। तो इसका मतलब करंट क्या मिला आपको आउटपुट में, इनपुट के कंपैरिजन में, कम या ज़्यादा? ऑब्वियसली कम मिला, क्योंकि प्राइमरी करंट ज़्यादा है, प्राइमरी ज़्यादा है, सेकेंडरी कम है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अल्टीमेटली वोल्टेज आपको आउटपुट में ज़्यादा मिलेगा, करंट कम मिलेगा। इस पॉइंट को नोट करना, आगे मैं बताऊंगा सर क्या इंपॉर्टेंट यूज़ है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इसकी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। तो नाउ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें आएगा कि सेम वे, इन द सेम वे कि स्टेप डाउन में आपको आउटपुट वोल्टेज कम मिल रहा है इनपुट से, तो सेम हम कह सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ऑल्सो अगर आप करंट की बात करेंगे तो आपके सामने रिलेशन है ये कि IP बाय IS इक्वल टू NS बाय MP, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं स्टेप डाउन में और सेकेंडरी में कम होते हैं, तो ये रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। सो फाइनली आपको क्या मिला, अब प्राइमरी करंट कम है, प्राइमरी करंट कम है और सेकेंडरी करंट ज़्यादा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन डाउन गया, वोल्टेज, कौन अप गया, करंट। ठीक है, तो डाउन जो वर्ड है आपको किसके साथ प्रेफर करना है, वोल्टेज के ऊपर देखते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर के बारे में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं एक्चुअल सिचुएशन में ट्रांसफार्मर के अंदर एनर्जी का लॉस होता है। हमें थ्योरेटिकल अप्रोच को लेते हुए रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, जो हमने अभी भी किया, करंट, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स जो कि सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल्स के अंदर होते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस होता है, लॉस ऑफ पावर जिसे आप कह सकते हैं। तो वो क्या है, वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, वेरियस एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन पे जाइए, और कंस्ट्रक्शन पे जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। और कंस्ट्रक्शन में मैंने आपको जो दिखाया डायग्राम में, वही मैं उसी के ऊपर बात करूंगा जो आपने देखा है डायग्राम में जो मैंने बनाया। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट ये फ्लक्स लीकेज। ठीक है, फ्लक्स लीकेज बोले तो आपने ट्रांसफार्मर के दोनों डायग्राम देखे। अब फ्लक्स इनपुट वोल्टेज कहाँ, प्राइमरी में, प्राइमरी में EMF जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हुआ वो सॉफ्ट आयरन कोर में से होता हुआ सेकेंडरी के साथ अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी के साथ। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर जो सेकेंडरी के अक्रॉस फ्लक्स जा रहा है वो किसके अक्रॉस, किसके थ्रू जा रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू, सॉफ्ट आयरन कोर के थ्रू जा रहा है। क्लियर। तो सॉफ्ट आयरन जो कोर है, क्या कहते हैं आप, मैग्नेटिक मटेरियल तो है ही, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस तो होता ही होगा। तो ऐसे में कि फ्लक्स प्राइमरी में से होता, प्राइमरी में इंड्यूस हुआ, सॉफ्ट आयरन कोर से होता हुआ सेकेंडरी तक पहुंचा, है क्या नहीं। तो ऐसे में फ्लक्स का लीक होना स्वाभाविक है। मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी में हुआ उतना सेकेंडरी को नहीं मिल रहा है, उससे कम ही मिल रहा है। तो अगर आप इस लॉस को, इससे क्या होगा, इससे हीट डेवलप होगी। तो वो जो आप अगर लॉस को कम करना चाहते हैं
तो आपके सामने दो डायग्राम थे, एक अलग अलग लिंक्स का था और एक था कॉमन लिंक्स पे जो हमने कोयल को लपेटा हुआ था सेकंड वाले डायग्राम में। तो उन दोनों में से आप किसको प्रेफर करेंगे? सेकंड को प्रेफर करना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि उसमें जो एक ही कॉयल है तो दूसरी कॉयल भी उसी के ऊपर बाउंड है। क्लियर? अब जैसे प्राइम उसमें था प्राइमरी ये सेकेंडरी ये है कि नहीं, तो लीक होने का ज्यादा चांसेस कहाँ है, इसमें या इसमें? स्वाभाविक है इसमें ज्यादा चांसेस है। और हम इस लीकेज को कम करना चाहते हैं ताकि एनर्जी का लॉस कम हो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में, तो इसलिए इसको प्रेफर करेंगे। तो एनर्जी का लॉस हो रहा है नो डाउट, लेकिन मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये फ्लक्स लीकेज हो गया। मैं आपको दोनों पॉइंट बता रहा हूँ कि एनर्जी का लॉस होता किस वजह से है और आप उसको कम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों फैक्टर इसमें बता रहा हूँ। सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है आपका एडी करंट। क्या? एडी करंट्स। अब बताइए एडी करंट्स किस में डेवलप होता है? सॉफ्ट आयरन कोर में। किस में? सॉफ्ट आयरन की जो शीट्स होती है जो हम यूज करते हैं, दोनों डायग्राम में मैंने आपको बताया था ना, नोट करना। तो वहां पे एडी करंट्स डेवलप होता है। क्लियर? अब वो एडी करंट्स क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट जो है इंड्यूस होगा एडीज की फॉर्म में, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? अच्छा, एडी करंट इंड्यूस होगा तो क्या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस तो हो ही रहा है, तो उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? शीट्स को लैमिनेट करके। क्या करके? जो सॉफ्ट आयरन की शीट्स हैं उनको क्या करके? लैमिनेटेड करके। लैमिनेट कर देंगे ना, इससे क्या होगा? इससे एडी करंट की वजह से उन दोनों के बीच में ना आप ये कह सकते हैं कि शीट्स के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इन द सेंस कि अगर पहले में इंड्यूस हो तो वो दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो आप इसके एनर्जी लॉस को कम कर सकते हो। दूसरा फैक्टर हो गया। अच्छा, तीसरा होता है आप इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस लॉस। रेजिस्टेंस बोले तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में जो हम लोग वायर यूज कर रहे हैं। अब वायर में आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें से अगर करंट जाएगा तो क्या इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? होगी। और हीट एनर्जी जो लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा? I²R की फॉर्म में। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो ना कि एनर्जी लॉस कम से कम हो, तो आप रेजिस्टेंस को क्या करना चाहोगे? कम से कम करना चाहोगे ना। मतलब हम एक ऐसी वायर का इस्तेमाल करेंगे ना प्राइमरी में और सेकेंडरी में जहाँ पे जिनका रेजिस्टेंस कम से कम हो, है क्या नहीं? तो एक अच्छे कंडक्टर को इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? स्वाभाविक है। कॉपर या एल्यूमिनियम की वायर का इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे? सिल्वर तो ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, तो उसका रेजिस्टेंस तो कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसके लिए भी हम रेजिस्टेंस लॉस से जो हीट एनर्जी डेवलप होती है उसको भी कम करने के लिए हम जो कॉयल के रूप में जो वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कॉयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो वायर है वो एक गुड कंडक्टर होनी चाहिए। ठीक है। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस होता है। अब ये हिस्टेरेसिस अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हिस्टेरेसिस का मतलब होता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास यहाँ पे है। मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा बस कि जिस सपोज की करंट की दो साइकिल होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो मैग्नेटिक मटेरियल अगर रखा हुआ है तो उसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दोनों के प्रोसेस वहाँ पर होते हैं। तो ऐसे में एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ज़्यादा नहीं जाऊँगा डिटेल में। तो सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है जो एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए इस लॉस को भी कम करने के लिए हम लोग एक ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से एनर्जी का लॉस कम हो। तो सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए उसका एक एग्जांपल है, क्योंकि कईयों के दिमाग में आएगा कि सर सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में भी हम लोगों ने सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल किया था। यस और नो? सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉसेस, वेरियस लॉसेस। और लास्ट में अब एक प्रैक्टिकल बात हो रही है कि जो घरों में जो पावर ट्रांसमिशन होता है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर का यूज अब एक्चुअल लाइफ में कैसे होता है।
ज़रा ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट और। जैसे डैम्स वगैरह हैं जो पावर बोलते हैं उनको, क्या पावर प्लांट, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जनरेटर के थ्रू। उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर अलग अलग शहरों में भेजा जाता है, दूर जगहों पर भेजा जाता है। तो कैसे भेजा जाता है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। कैसे? जो पावर प्लांट है, जनरेटर क्या किया, जनरेटर ने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, उसके इलेक्ट्रिसिटी को वहां पर कौन से ट्रांसफार्मर में एज ए इनपुट यूज किया गया, स्टेप अप में। जरा ध्यान दीजिएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों? आप लोग देखते हो ना, कई बार देखते हो ना, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पर जो पावर हाउस होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट। रेलवे भी जो चलती है 33,000 वोल्ट, ऐसा आता है ना, आप लोग देखते होंगे। वो एक्चुअल में 33,000 22,000 कहाँ से और कैसे मिल रहा है? स्वाभाविक है, जहाँ पे जनरेट हो रहा है पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जनरेटर के थ्रू, फिर उसको डाला था स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होता है, हो जाती है हाई, करंट हो जाता है लो। ध्यान से सुनिएगा, वोल्टेज हो जाती है हाई और करंट हो जाता है लो, है कि नहीं? और करंट लो होने की वजह से पावर लॉस I2R भी कम हो जाता है। ट्रांसमिशन लाइन, बड़ी बड़ी जो तारें आती हैं शहर के बाहर, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी पोल होते हैं, 5-6 वायर देखते हैं ना हम लोग खेतों में, बाहर जब जाते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, बड़े बड़े जो क्या नाम है, पावर जो टावर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक टावर, है ना। तो करंट कम हो जाता है तो पावर लॉस कम हो जाता है। अब जहाँ पे किसी शहर तक अगर मान लो वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, फिर वहां पे इस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज आ रहा था उसको स्टेप डाउन में डाला जाता है, स्टेप डाउन में, ठीक है। स्टेप डाउन करके वहां के सब स्टेशंस को भेजा जाता है। सब स्टेशन जो पावर स्टेशन है उनको, छोटे छोटे जो पावर स्टेशन है वहां पे, और हमारे घर तक आते आते हमारे घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो 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 ट्रांसफार्मर होते हैं, जो पोल पे लगे हुए होते हैं, उन्हीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके, कुछ और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके वोल्टेज को अल्टीमेटली जो हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है 240 वोल्ट या 220, तो उसके लिए फर्दरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि ट्रांसफार्मर का यूज़ एक्चुअल लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से लेकर के हमारे घर तक, एक एग्जांपल लिया, हमारे घर तक कहीं फैक्ट्रीज होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, वोल्टेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ हैवी मशीन्स होती हैं, तो उनके लिए होता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहाँ आपको डाउट रहा होगा, तो मैं ऑब्वियसली अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को कंसीडर करूँगा, आपको समझाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।